वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चों की सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता कैसे डेवलप होती है और कैसे एक बच्चा राइट और रॉन्ग को पहचान सकता है? ये दोनों प्रोसेस कहलाते हैं कॉग्निटिव और मोरल डेवलपमेंट। मैं हूँ लालिशा और आप देख रहे हैं लेटेंट एकेडमी, जहाँ हम सीडीपी के टफ कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज और डेली लाइफ एग्जांपल्स और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समझते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि है पियाजे का थ्योरी और उनका स्टेजेस। साथ ही साथ मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसको कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं और ये सारे टॉपिक सीटेट, एससे, DSSB, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ये दिया था जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे का थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताया था। सबसे पहला होता है स्कीमा। स्कीमा के बारे में इन्होंने कहा, स्कीमा किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिमाग में पहले से मौजूद मानसिक मॉडल है एक तरह का। यानी कि अगर हम कोई भी सोच को रख रहे हैं तो हमारे मानसिकता में सबसे पहले उसका एक ना एक मॉडल तैयार रहता है, उसी को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा में हम कोई भी एक चीज़ को याद रखते हैं। हमारी याद रखने की क्षमता हमारे जो दिमाग में है मौजूद पहले से, उसको ही कहा जाता है स्कीमा। नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों टर्म यूज हुआ है यहाँ पे वो देखिए। ये एक संतुलन के बारे में बात करता है, एक बैलेंसिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें आती है, पहला तो एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन। देखो, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है, हम पहले उसके बारे में जानते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारे पहले से मौजूद स्कीमाओं में जानकारी होती है उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। स्कीमा बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि आपके अंदर एक समझने की कुछ ना कुछ चीज़ की क्षमता ही होगी। सपोज आपने आम के पेड़ को देखा तो आपके अंदर आम आता है, इस पेड़ में ये स्कीमा पहले से है, या फिर ये आम का पेड़ है, ये स्कीमा आपके दिमाग में पहले से है। लेकिन एसिमिलेशन टर्म दिखाता है कि इसमें आम भी आ रहा है, यानी ये आपके पहले से जुड़े हुए जो भी ज्ञान आपके अंदर प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है एसिमिलेशन। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। जैसे कि हम बहुत बार ये देखते हैं, हम उस आम के पेड़ से रिलेटेड ये कह सकते हैं कि इस आम के पेड़ पे एक दूसरा परजीवी भी रहता है जिसका नाम है कसकुटा, जो कि दूसरे पेड़ के सहारे एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस करके जीवन बिताता है। तो ये एक अलग नॉलेज हो गया, एक अलग जानकारी हो गई। आप इसको भी अपने दिमाग में ऐड ऑन कर रहे हो, तो इस जानकारी को ऐड ऑन करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन। जहाँ क्या होता है, नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा जो विचार या फिर स्कीमा हम को बदलने का, संशोधित करने का प्रक्रिया होता है। जो हम सोच रहे थे उसके साथ साथ एक अलग एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमने ज्ञान में अपने जोड़ लिया, उसको क्या कहेंगे, एकोमोडेट। देखो मेरी बात को याद रखना, एकोमोडेट कैसे आप याद रखोगे। देखो, मॉडिफिकेशन, आप एक टर्म जानते हो मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, कुछ नया मॉडिफाई करना, उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें आप एक ऑन जोड़ लो, यानी कि एकोमोडिफिकेशन आप जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन, जो आपको याद रहेगा एक नए ज्ञान को जोड़ने का। वही एसिमिलेशन, जो आपके पास पहले से था उसी को एसिमिलेशन। और इस एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को बैलेंस करना, उसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। यानी कि आपके पास जो भी नया नॉलेज था वो और जो पुराना नॉलेज था वो, दोनों को आपने बैलेंसिंग के रूप में लेकर के आया और उससे एक संतुलन बनाया, उसको क्या कहा गया, इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सारे टर्म किसने दिया था? हमारे जीन पियाजे ने। आपके एग्जाम में पूछेगा कि स्कीमा किसके द्वारा कौन से थ्योरी में दिया गया था, तो आपको वहाँ बताना होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर इक्विलिब्रियम कहाँ दिया गया था? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। एसिमिलेशन एकोमोडेशन किसका पार्ट है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब जीन पियाजे जी ने ये 4 स्टेजेस हमें बताया। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ अपने इंद्रियों के थ्रू जीते हैं। बेसिकली ये जो होता है ना, वो हमारे जन्म लेने से लेकर के 2 साल तक के पीरियड को कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। जहाँ बच्चा जब जन्म लेता है तब वो सबसे पहले क्या महसूस करता है? अपने सेंसेस, साथ ही अपने रिफ्लेक्स एक्शन। वो रोता है, वो हाथ पांव हिलाता है, चिल्लाता है, बताता है, तो हम समझते हैं कि अच्छा इसे भूख लग रहा है, या कोई भी ऐसा एक्शन करता है जिसे हम समझते हैं कि इसको भूख लग रही है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट परमेनियंस की थ्योरी। देखो, बच्चा जब छोटा होता है 2 साल का, तो आप उसको देखना कि आप उसको ना फ़ोन छुपा दोगे कि ना कहीं जा करके, तो बच्चा इजीली फ़ोन निकाल लेता है कि फ़ोन यहाँ रखा हुआ है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमेनियंस, वस्तु को पहचानने की क्षमता आ जाती है। कौन से स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो होता है आपके 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे के बीच में आता है। इसमें क्या होता है? बच्चा का लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा चौ मौ टौ से चाचा मामा दादा बोलना सीखता, और चाचा मामा दादा से 2 शब्द बोलना जोड़ता है, जैसे कि मुझे जानना, मुझे खाना, पानी दो। ये सारे वर्ड्स जब वो उसके बनने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब चीज़ कैसे होता है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट के थ्रू। 2 साल से 6 साल के बीच में बच्चा एक अच्छे तरीके से बोलने लगता है, अपना उसका भाषा का विकास हो जाता है। इरिवर्सिबिलिटी, अब बच्चा उल्टा सीधा सब समझने लगता है इस उम्र में आने। नेक्स्ट देखते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि अहम केंद्रवाद, यानी बच्चा जो खुद सोचता है वही समझता है कि सब चीज़ के लिए ज़रूरी होगा। यानी कि बच्चे को लगता है कि अगर मैं चाहता हूँ मैं ये कार्टून देखूँ, तो बच्चा चाहेगा मेरे से बड़े भी यही कार्टून देखें, क्योंकि उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करना ज़्यादा रहता है। इसलिए ईगोसेंट्रिज्म कहा गया है। कौन से स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट देखते हैं एनिमिज्म। बच्चा एनिमी यानी कि जीववाद। बच्चा हर चीज़ के अंदर जीवित प्राणी है ये समझने लगता है। जैसे कि सपोज आप देखते होंगे छोटे बच्चे को जब चोट लगती है तो बोलता है कि मम्मा मुझे इसने मारा। वो भले या टेबल चेयर किसी भी चीज़ से चोट लगी है उसे, तो उसको लगता है कि इस टेबल ने मुझे मारा है, इस चेयर ने मुझे मारा। तो आप उसको बताते हो अच्छा ठीक है मैं इसकी पिटाई करूँगा। पिटाई करके आप उसको शांत करवा देते हो। तो हाँ, बच्चे को फील होता है कि इसको पिटाई लगी, यानी इसे भी दर्द हुआ होगा। वो उसमें भी जीवन देखने लगता है। तो बच्चे के अंदर एनिमिज्म की थ्योरी रहती है, ठीक। नेक्स्ट है सेंट्रेशन। बच्चा हमेशा सेंटर का पार्ट बना रहता चाहता है। उसका कोई भी चीज़ हो वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, ये बच्चे के अंदर हमेशा रहता है। आप गौर करना 2 साल से 6 साल के बच्चे के बीच में ये सबसे ज़्यादा चारों पांचों पॉसिबिलिटी होती है। पहले तो उसका भाषा का विकास, दूसरा इरिवर्सिबिलिटी, तीसरा एगोसेंट्रिज्म, और चौथा एनिमिज्म, सातवीं 5वां सेंट्रेशन। तीसरा उनका स्टेज क्या था उसके बारे में हम देखते। तीसरे स्टेज में उन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की बात करें, जहाँ बच्चा ये 6 साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक का बच्चा हो जाता है, जहाँ बच्चे के अंदर ये सारे चीज़ें चेंजेस दिखाता है। सबसे पहला क्या दिखाता है? लॉजिक बिगिंस, जहाँ बच्चा तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ बच्चा आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने लग जाएगा कि आपने मुझे ये बताया तो ये सही भी था गलत भी था, फिर आपने मुझे ये क्यों बताया। ये क्या हो जाता है? बच्चे के अंदर लॉजिक आना शुरू हो गया। रिवर्सिबिलिटी, यानी कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को उल्टा पुल्टा समझ सकता है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब था कि बच्चा कभी भी उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं समझ सकता। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाय मिस्टेक कुछ और बता दिया, सॉरी उसके लिए। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि मतलब आप बच्चे के सामने एक ज़्यादा पैसा रख दो सिक्के का, और वही अब ज़्यादा पैसा रख दो नोट का, बच्चा सिक्के के पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है सिक्का ज़्यादा है, भारी है, वजनदार है, तो उसको ये चीज़ समझ में आता है उस वक्त में। और रिवर्सिबिलिटी, जहाँ बच्चा 6 साल से 12 साल के में जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं सिक्का छोटा है और नोट बड़ा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब बच्चा स्पेसिफिक चीज़ पहचानता है कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, क्या फल है, क्या फूल है, क्या सब्जी है। बच्चा इसके बीच में क्लासिफाई कर लेता है।
नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इसलिए कहा जाता है कि इस उम्र में बच्चे को कुछ ना कुछ मतलब कंजर्व करने की इच्छा रहती है, संरक्षण रहती है। बच्चा सबसे ज़्यादा, आप देखते होंगे कि कुछ बच्चों में पत्थर कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे उस एज में बहुत सारे पत्थर कलेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेप्सी कोला के ढक्कन जो होते हैं, ग्लास में आता है बॉटल, उसको कलेक्ट करते हैं एज ए सिक्का के रूप में। बहुत बच्चे में देखोगे कि आप 5 रुपए के, 10 रुपए के सिक्के को कलेक्ट करने का ये आ जाता है उनके अंदर। तो ये सब चीज़ किसको शो करता है? कंजर्वेशन को। जो किस स्टेज में आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण। बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन आसानी से आ जाता है इस उम्र में। अब हम चौथा स्टेज की बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। इसमें बच्चे के अंदर एक काल्पनिक निगमनात्मक की सोच जो है वो आ जाती है। जहाँ बच्चा अपने काल्पनिक चीज़ों में भी सोचता है, साथ ही साथ उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है ना। अब हम बात करते हैं ले वाइगोस्की की थ्योरी। ले वाइगोस्की की थ्योरी भी जो है कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ले वाइगोस्की की थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा गया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्यों? इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि विचार को सामाजिक संपर्क में आने के बाद बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंटली इन्हेंस होता है। यानी बच्चे अपने समाज के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर उसका भाषा का विकास बहुत आसानी से होता है। वही जीन पियाजे ने कहा था कि हर बच्चे के अंदर एक अपनी भाषा विकास की क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ले वाइगोस्की जो है सबसे ज़्यादा जोर डालते हैं किसके ऊपर? सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। इनकी थ्योरी ने कहा है सबसे ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन के बारे में, कि अगर बच्चे के अंदर सामाजिक जुड़ाव होगा तो बच्चा का विकास, भाषा का विकास जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इन्होंने कुछ अपनी अवधारणाएं फॉलो की है, जैसे कि हमने जीन पियाजे में देखा था, अब हम ले वाइगोस्की में भी देखने वाले हैं। पहला है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO। देखिए इसमें क्या होता है, यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास उच्च कौशल स्तर और अवधारणाओं की बेहतर समझ होती है, जो अपने से छोटे बच्चे को आसानी से देता है। सपोज इसके अंदर टीचर्स आते हैं, M के अंदर टीचर के पास सभी चीज़ों का एक नॉलेज होता है जो वो ईजिली अपने बच्चों के थ्रू उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इसकी बात करता है कि अगर टीचर सभी चीज़ें जानता है और बच्चा नहीं जानता है तो टीचर को थोड़ा सा हिंट दे करके, थोड़ी सी पहाड़ की सीढ़ी दे करके वो बच्चे को आगे बढ़ा सकता है, एक स्टेज ऊपर उठा सकता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है कि जिसमें कोई ना कोई एक माध्यम, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक गोल लेकर के बच्चे को सीखने और उसको बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मदद करना, सहायता देना। इसके बारे में कौन कहता है? स्काफोल्डिंग। तो MKO और स्काफोल्डिंग किसकी है? ले वाइगोस्की की है। साथ ही साथ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी इसमें कहा जाता है कि यह एक कहीं ना कहीं शिक्षार्थी द्वारा अपने आप क्या किया जा सकता है और सहायता और मार्गदर्शन के साथ वह क्या कर सकता है, इसके बीच के अंतर को संदर्भित करता है। सपोज मान लो कि आप यहाँ तक पहुँच जाओगे इजिली, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन एक अच्छा रेंज पहुँचने का है शिक्षा का यहाँ पे, तो आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचोगे, इसके ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सपोज आप मान लो 80 और 82-85 आप स्कोर कर रहे हो अपने सीटेट के एग्ज़ाम में, लेकिन आपको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? 80 से 82 से लेकर के 90 तक पहुँचाने के लिए आपको हेल्प कौन करवाएगा? लेटेंट एकेडमी। तो लेटेंट एकेडमी के थ्रू आप 80 to 85 से 90 जा सकते हो। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए। तो ये सीढ़ी जो है इसको क्या कहते हैं? ZPD। ZPD किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा? आपके टीचर्स के थ्रू, आपके नॉलेज के थ्रू, जिससे आप नॉलेज रिसीव करते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्राइवेट स्पीच। ये एक अपना खुद का बात है, यानी कि आपका आपके अपने अंदर भी कोई ना कोई वाद विवाद तो चलते रहता है ना, उसको कहा गया है प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी भाषण, जिसके द्वारा बच्चा खुद को निर्देश करता है। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक मंत्र के या फिर तंत्र के रूप में कहा जा सकता है। ये पर्सनली आप अपने से कैसे बात करते हो। सपोज आपको कोई भी चीज़ कहा गया होगा कि अच्छा तुम्हें ये करना ही होगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पिटाई लगेगी, तो आप अपने मन से बात करते हो, हर बात में मुझे पिटाई ही लगेगी, क्यों, मैं ऐसा बुरा तो नहीं हूँ, मुझे तो ऐसे नहीं करना था, क्यों? ये सारी चीज़ें आप कैसे कर रहे हो? अपने प्राइवेट स्पीच में कर रहे हो। ठीक है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा।
नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण, यानी कि एक निर्देशात्मक गतिविधि को संदर्भित करता है जिसमें छात्र छोटे समूह पढ़ने के सत्रों में शिक्षक बन जाते हैं और शिक्षक मॉडल बन जाते हैं। फिर छात्रों को 4 रणनीतियों का उपयोग करके समूह चर्चाओं का मार्गदर्शन करना सीखने में मदद करता है। सारांश बनाना, प्रश्न उत्पन्न करना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली टीचर जो है रेसिप्रोकल इसलिए फॉर्म लाता है कि बच्चा को भी अपने बात रखने का मौका मिले। बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा के अंदर उस टॉपिक को लेके कितनी समझ है, वो उसके बारे में भी बात करे। इस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सबके साथ सहयोग के साथ शिक्षण, यानी यहाँ शिक्षार्थी के उन कार्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना जिनके वह अन्यथा व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकते। सपोज कोई एक डिस्कशन है किसी टॉपिक पे, हम अकेले डिस्कशन नहीं करते, हम एक समूह में ही डिस्कशन करते हैं। तो सामूहिक जो पढ़ाई है वो भी ज़रूरी है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग भी उसी तरह बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, हम अपने साथ के बच्चों के साथ, जो हमारे सहपाठी होते हैं उनके साथ मिलजुल के पढ़ना। जैसे कि हमें कोई टॉपिक नहीं आ रहा, लेकिन हम अपने सहपाठी से पूछेंगे, सहपाठी से जानने की कोशिश करेंगे, तो वो ईजिली हमें समझा देंगे, हम उनकी मदद से उनको आसानी से समझा देंगे। तो ये किस चीज़ को दिखाता है, कोऑपरेशन को दिखाता है, और कोऑपरेशन ही कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट व्यू ऑन लैंग्वेज। देखो अब भाषा पर किसका कैसा विचार था, हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पियाजे की बात करते हैं। पियाजे ने क्या कहा, विचार पहले उभरता है और भाषा मध्यस्थ बन जाती है। यानी कि किसी के अंदर सबसे पहले विचार आते हैं, थॉट आते हैं, तब जा करके क्या भाषा का फॉर्म होता है, ठीक है। और बाद में अवधारणा और वैचारिक सोच का आगे बढ़ने का साधन प्रदान करता है। भाषा ही इन सब चीज़ों के ऊपर रिलेट होता है। लेकिन ले वाइगोस्की क्या कहते हैं, ले वाइगोस्की का कहना होता है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ले वाइगोस्की के हिसाब से भाषा का जो है विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ना कि विचार का भाषा पे। देखो आप इसको याद कैसे रहोगे, पियाजे की थ्योरी में टी आता है, पियाजेट हम बोलते हैं ना, तो टी टर्म आ रहा है ना, टी मतलब क्या हो गया, थॉट। थॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, विचार को। तो पियाजेट ने क्या कहा कि सबसे पहले विचार जरूरी है, विचार अगर आएगा तो भाषा अपने आप बन जाएगा। लेकिन वही ले वाइगोस्की में एल आता है, LEY हम ले बोलते हैं। तो एल से आप क्या याद रखो, लैंग्वेज को। लैंग्वेज मतलब क्या हो गया, भाषा। तो पहले लैंग्वेज आएगा और लैंग्वेज के बाद वो विचार बनेगा, ठीक है। तो ले वाइगोस्की का कहना था कि सबसे पहले भाषा ज़रूरी है, पर पियाजे का कहना था सबसे पहले विचार ज़रूरी है। तो ये दोनों उन्हीं के बारे में, ठीक है। वाइगोस्की भाषा संवादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह मुख्य रूप से उनके भाषा के माध्यम से ही वयस्कों को, बच्चों को उनकी संस्कृति में मौजूद ज्ञान और मूल संचालित करना चाहते हैं। और ऐसी बात है, वाइगोस्की सबसे पहले भाषा पर जोर देते हैं, ताकि भाषा कहाँ से आएगी, उनके विचार के थ्रू ही आएगी। लेकिन पहले वो अपने संरक्षण, अपने सोशल जगह पर रह करके इस चीज़ को आसानी से सीखेंगे ना। अब हम मॉरल डेवलपमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट में हम बात करेंगे किसके बारे में, कोहलवर्ग के बारे में। देखिए लॉरेंस कोहलवर्ग साहब ने क्या कहा था। लॉरेंस कोहलवर्ग साहब का एक अलग थ्योरी था इन सब चीज़ों से। इन्होंने सबसे पहले लेवल बाय हर चीज़ को डिवाइड किया था। देखो फर्स्ट लेवल इन्होंने क्या दिया था, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में। लॉरेंस कोहलवर्ग की थ्योरी बेसिकली मोरल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी, कि मोरल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर कैसे आता है, ये उस चीज़ के बारे में बताते हैं। इनका पहला लेवल ये बताता है कि कोई भी पूर्व पारंपरिक नैतिकता, इसमें नैतिक विकास के पहले 2 चरण शामिल होते हैं। यह वयस्कों के मानक और एक क्रिया के परिणाम के आधार पर नैतिकता को आंका जाता है। इन्होंने इस चीज़ को ये बताया कि कोई भी चीज़ के पीछे एक कारण होता है। जैसे कि पहला होता है ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ के पीछे एक कारण खोजता है। एक तो पहला आज्ञाकारिता और साथ ही साथ अविन्यास, एक सजा के डर। या तो बच्चा बहुत ही आज्ञाकारिक है, ये साबित होने के लिए कोई चीज़ को डर के थ्रू कर लेता है, या मोरालिटी के थ्रू कर लेता है, या फिर एक दंड और सजा के डर से कोई चीज़ को कर लेता है। तो उसको कहा गया है किसके अंदर, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बारे में, ठीक है। दूसरा स्टेज उन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, ये चरण स्वचालित है। बच्चों को पहली बार समझ में आया कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, यानी वो
हर इंसान अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके सोचता है। एक कार्रवाई को नैतिक रूप से सही मानता है तो कोई उसी चीज़ को गलत मानता है। सपोज इसका एग्जांपल आप देख के समझ सकते हो। किसी के नज़र में होता है कि रेड लाइट, जब हम ट्रैफिक में रूल में रेड लाइट का यूज़ करते हैं कि रेड लाइट किस चीज़ को संबोधित करता है, स्टॉप को, तो बहुत लोग रुक जाते हैं रेड लाइट होने पे, वही बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो कुछ के लिए रेड स्टॉप जो है वो एक करेक्ट मेथड है, कुछ के लिए रेड स्टॉप मायने नहीं रखता, तो ये उनके लिए कोई मतलब वाली बात नहीं है, वो इस चीज़ को तोड़ के निकल जाते हैं। तो ये चीज़ ही दिखाता है कि एक इंसान का दो पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है एक चीज़ को लेकर के। दूसरा लेवल में उन्होंने क्या कहा, कन्वेंशनल मोरालिटी की बात की। कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है, इसके अंदर 3 और 4 चरण होते हैं। इस स्तर के दौरान बच्चे नैतिकता का न्याय करने के लिए समाज के मूल्य को आंतरिक बनाना शुरू करते हैं, जैसे कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि वो अपने नैतिक मूल्य को पहचान के संदर्भ में अभिनेता का इरादा अधिक महत्वपूर्ण करते हैं। जैसे कि उनको कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा दिखाना है, तो एक अपना एक वो बाहरी आवरण धारण करना कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, अच्छे बनने की एक्टिंग करना, उसको क्या कहा जाता है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वही चौथा है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि जो लोग सोच रहे हैं पहले से कोई नियम कानून बना हुआ है उसको सामाजिक व्यवस्था पर ही कंटिन्यूसली चलते रहने देना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको क्या कहा जाता है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है। तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके अंदर क्या आता है, 5 चरण, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, जैसे कि इस चरण में व्यक्ति या बच्चा समझता है कि विभिन्न लोग और समुदाय अलग अलग विचार और कानून रख सकते हैं, उनके ऊपर अपना अपना डिपेंडेंसी है, वो अपने हिसाब से अपने कल्चर को, अपने रिलेशन को अपने हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बेसिकली हिंदू में आप देखा गया है कि हिंदू लोग का जितना भी मैरिज होता है वो उनके अपने भाई बहन से ना होकर के किसी अदर पर्सन, अदर फैमिली से होता है। लेकिन वही मुस्लिम में क्या होता है, उनके अपने घर में ही शादियाँ होती है। तो इस चीज़ को क्या हो गया, ये हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स के अंदर, कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी उसकी खुद की सामाजिक अवधारणाएं होती है जिनको वो खुद ब खुद एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति की व्यक्तिगत न्याय नैतिक समाज के नियमों और विनियमों से परे भी होती है। सपोज अगर मान लो कोई एम्बुलेंस है, उसको बहुत इमरजेंसी है हॉस्पिटल पहुंचने की, तो क्या वो अब रेड सिग्नल का वेट करेगा, या फिर वो रेड सिग्नल को तोड़ के भी तो जा सकता है ना। तो बहुत लोगों का ये अवधारणा होगा कि नहीं, उसको वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे किसी की जान के ऊपर बात बनी हुई है। पर किसी के ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि नहीं, रेड सिग्नल है तो सभी के लिए इक्वल है। तो ये क्या दिखाता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को दिखाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कॉन्सेप्चुअल सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे समरी अप करते हैं, ठीक है, कि आपने किससे क्या सीखा। सबसे पहले हम पियाजे की बात करते हैं। पियाजे की थ्योरी से आपने क्या सीखा। पियाजे की थ्योरी कहती है कि थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, थ्योरी के बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही आपके ले वाइगोस्की जो है, ले वाइगोस्की का कहना है कि सबसे पहले लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तब फिर थ्योरी है, और वो बेसिकली इसको सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, सोशल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कोहलबर्ग की थ्योरी क्या कहती है आपको, कोहलबर्ग साहब का कहना है यहाँ पे कि वो किसी भी चीज़ों को मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिकता के मूल्यों पर आंकते हैं, तो उसके बारे में। तो ये तीनों थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सीडीपी में, ये बार बार हमारे सीडीपी में क्वेश्चन के रूप में आता है, बहुत तरह से घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। होपफुली आप इन सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, और इन सबको समझने का जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली सारे आंसर्स मिलते जाएंगे और समझते जाओगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।